प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है और बहुत सारी शुभकामनाएं भी अभिनंदन के साथ साथ। आप उत्साहित बने रहें, ऊर्जावान बने रहें और आपने जो संकल्प ले रखे हैं मन ही मन, उस संकल्प को निरंतर सिद्ध करते रहें। मैं आप लोगों के सामने अंक 22 अर्थात भाग 22 को रखने जा रहा हूं, जिसमें 15 प्रश्नों के सेट होंगे और पुनः उसके प्रश्नों के बाद उत्तर दिए जाएंगे। और एक अति रोचक जानकारी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस के विषय में आपको बताए जाएंगे। हमारे जो इस चैनल में शुद्धि पाठक हैं, छात्र बंधु जो तीव्र अध्ययन करते हैं, उनसे लेकर के सामान्य अध्ययन करने वाले छात्रगणों को आज के गणतंत्र के विषय में जो जानकारियां दी जाएगी, वो मैं समझता हूं आपके लिए विशिष्ट जानकारियां होगी। आपने अब तक जो जानकारियां ली रखी है, उनमें से कुछ तो विशेष होगा, ऐसा विश्वास हमें है। और फिर आपकी प्रतिक्रियाएं, सब्सक्राइब, लाइक आदि से हमें जरूर जानकारी मिलेगी। तो आइए, तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? प्रश्न नंबर 2, आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? प्रश्न नंबर 3, पॉलिटिक्स ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? प्रश्न नंबर 4, रिपब्लिक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 5, मैकियावेली के पुस्तक का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 6, राजनीति शास्त्र को विज्ञान सर्वप्रथम किन्होंने कहा? प्रश्न नंबर 7, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 8, भारतीय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? प्रश्न नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? प्रश्न नंबर 11, भारतीय नागरिकों को मत देने के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 12, विधानसभा का गठन से संबंधित वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 13, राज्यों में विधान परिषद से संबंधित व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? और प्रश्न नंबर 15 तथा अंतिम प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? धन्यवाद। अब आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है मैकियावेली। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है प्लेटो। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है द प्रिंस। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है अरस्तु। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है
368वें अनुच्छेद में प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है भाग 3 में। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है भाग 4 को। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है 326वें अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है 170वें अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है 169वें अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। और अंतिम 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्यारे बंधुओं, इन सभी के बाद आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपके सामने भारत के महान गणतंत्र के संक्षिप्त गाथा को रखने जा रहा हूं। इस वर्ष 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस बहुत ही शान शौकत के साथ राजपथ दिल्ली में परंपरागत तरीके से मनाने जा रहा है, जिसमें उत्साह, खुशी, उमंग की कोई सीमा नहीं होगी। आइए गणतंत्र के संबंध में, उनके इतिहास के बारे में जानें। भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। गण का मतलब है जनता। गण, जनता का गण। यहां पर गण के द्वारा ही शासन तैयार किए जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करने का कार्य करती है। भारत में गणतंत्र का उदय बज्जी जनपद से हुआ। वो बज्जी जनपद बिहार की पवित्र भूमि में, वो जनपद आदि काल में स्थापित था। अगर आप जानना चाहेंगे कि बज्जी कहां है आज के वर्तमान में, तो बज्जी आज के वर्तमान जिले को अगर देखा जाए तो बज्जी संघ का विस्तार वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, ये सभी क्षेत्र मिलकर के बज्जी संघ कहलाते थे। तो यहां से गणतंत्र का उदय हुआ। इसलिए इतिहास में बिहार का नाम सिर मौर्य के साथ मुकुट के रूप में विराजमान है। आधुनिक युग में लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। अगर अमेरिका पुराना लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में झंडा फहराने का कार्य महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और यह झंडा राजपथ दिल्ली में फहराया जाता है। सर्वप्रथम गणतंत्र का ध्वज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा फहराए गए। अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति ही गणतंत्र का ध्वज क्यों फहराते हैं? तो याद रखें, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही उसी दिन भारत को गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। और गणतंत्रात्मक राष्ट्र में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है और प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा ही गणतंत्र का झंडोत्तोलन किया जाता है। इस बार 76वें गणतंत्र का झंडोत्तोलन
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। तो भारत के गणतंत्र की खूबसूरती दुनिया से छिपी हुई नहीं है। भारत विश्व गुरु राष्ट्र है, भारत मजबूत राष्ट्र है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं है, भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम शौर्य दुनिया से छिपी हुई नहीं है। भारत में मेक इन इंडिया का कार्य आरंभ है। भारत को आज दुनिया की कोई भी शक्ति पछाड़ नहीं सकती। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का दुनिया में आज सम्मान है। भारत के लोगों का आज दुनिया में करतल ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाता है। मेरा भारत महान है और इस महान कार्यों को किसी एक दिन में तैयार नहीं किया जा सका है। इसके लिए सतत संघर्ष और प्रयास होते रहे हैं, तब जाकर के आज एक मजबूत गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हम जाने और पहचाने जा रहे हैं। हमारे सेनाओं के अदम्य साहस, अविश्वसनीय कार्य, अविस्मरणीय कर्तव्यों को दुनिया भुला नहीं पा रही। आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, सभी क्षेत्रों में हम विकास कर रहे हैं। ये हमारी गणतंत्र की खूबसूरती के साथ साथ सभी राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां राजपथ पर देखने को मिलती है। सेनाओं की पराक्रमता, राष्ट्रपति के अभिभाषण, देश में योजनाएं आदि, इन सभी की जानकारियां हमको इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिलती है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारा गणतंत्र जहां एक और मजबूत है, वहीं हमारे गणतंत्र में कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, जिन्हें हम 76 वर्षों में दूर नहीं कर पाए हैं। सबसे पहली कमजोरी यहां यह है कि हमारे राजनीतिक पार्टियां सत्ता को हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे कर सत्ता का सफर गणतंत्र की स्थापना के साथ ही करती आ रही है। मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं। 1971 में इंदिरा गांधी जी नारा दी थी, गरीबी हटाओ। क्या हुआ? गरीबी बढ़ी, हटी नहीं। 1974 में जेपी जी कांग्रेस के अखंड भ्रष्टाचार के विरुद्ध में छात्र आंदोलन चलाए थे पटना के गांधी मैदान से, जिसमें सारे राष्ट्र के युवा सम्मिलित हुए। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार चली गई, जनता दल की सरकार आई 26 मार्च 1977 को। क्या हुआ? वह सरकार खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई, जनता के साथ छलाबाई हुआ। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के कालखंड में वे बोफोर्स से संबंधित विवादों को अपना राजनीति सत्ता सफर करने का हथियार बनाए। जहां जहां भाषण देते थे, मंच से एक कागज निकालते थे और कहते थे, इसमें बोफोर्स का मामला है, मेरी सरकार सत्ता आते ही मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जनता विश्वास की, उन्हें गद्दी पर लाई। 1989 में वो प्रधानमंत्री बन गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर 2014 का वर्ष आया, जनता फिर छलती गई, क्योंकि हम दिल के भोले भाले हैं, हमें छलने का कार्य जारी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा नारा दिया गया तब के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, मेरी सरकार आएगी, सभी नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और भारत के काले धन जो स्विस बैंकों में जमा हैं उन्हें 100 दिन में वापस लाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हमारे गणतंत्र की समस्याएं। हम किसी एक पार्टी को दोषी नहीं देते, और दोष देने का भी दिन आज नहीं है। ये बात है आईना दिखाने का। हमने पाया क्या? हम भी दोषी हैं,
हम अपने अधिकार को जानते नहीं, हम अपने कर्तव्यों को जानते नहीं, हम लोक लुभावनवादों में डूब जाते हैं, हमें लोक लुभावनवादे दिए जाते हैं और हम उसमें भुलाते चले जाते हैं। अगर जिस दिन हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को पहचान गए, उस दिन हम इस लोक लुभावन के चक्कर में नहीं रहेंगे। हमें समृद्धि चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी उन्नति चाहिए। पार्टियां नेतृत्व करती है, उनका धर्म है जनसाधारण को अच्छे से अच्छे ज्ञान प्रदान करना, लेकिन हमें क्या मिलती है सीख में? जाति, धर्म, क्षेत्र, और हम कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जब हम कहीं खड़े होते हैं, कहीं जाते हैं, फिर प्रदेश के नाम पर क्यों, फिर बाहर भीतर के नाम पर क्यों? कोई कल के दिन मेरे लिए अच्छा, आज के दिन बुरा क्यों? हम क्या संदेश देने जाते हैं? हम क्या संदेश देना चाहते हैं? ये समस्या है हमारे लोकतंत्र में, जो 76 वर्षों से अब तक दूर नहीं हो पाया। पार्टियां सत्ता सुख लेती रही है, लेकिन जनसाधारण की समस्याएं नहीं गई है बंधुओं। अब मैं जनसाधारण की आम समस्या को रख रहा हूं। पहला उदाहरण, 1961 में नर्मदा नदी पर बांध का शिलान्यास तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, और वो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और उसके सहायक बांधों का निर्माण 1987 से आरंभ हुआ और 2017 में जाके पूर्ण हुआ। जानते हैं उस बांध के निर्माण में कितने लोग उजड़े, जिसको हम पुनर्वासन और विस्थापन कहते हैं। उनकी समस्या आज भी है, जो उजड़े उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है भाई, उनकी समस्या का प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाया भाई। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ, उसमें जो पीड़ित हुए उन्हें भी आज न्याय नहीं मिल पाया है, उनकी समस्याएं भी दूर नहीं हो पाई है। 1984 के सिख दंगे को याद कीजिए, उसमें जो लोग पीड़ित हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व खोया, उन्हें भी अब तक न्याय नहीं मिल पाई है, कोई पार्टियां नहीं दिला पाई है। और 2002 में गोधरा हत्याकांड हुआ, उसमें मुस्लिम परिवार पीड़ित हुए या हिंदू परिवार पीड़ित हुए, पीड़ित होने वाली की जातियां धर्म नहीं गिनी जाती है, उन्हें भी न्याय नहीं मिला। और एक उदाहरण, सहारा इंडिया, इसमें गरीब जनों के, सामान्य जनों के जो धनराशि फंसे हुए हैं, उसका समाधान नहीं हो पाया है। सरकारें कहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, संस्थाओं में है, संस्था तय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार जिस दिन इच्छा शक्ति दिखा देगी, चाहे सरकारें जो भी हो, उस दिन निर्णय हो जाएगा। मैं उस इच्छा शक्ति की भी बात करता हूं। 8 नवंबर 2016 को उस समय के प्रधानमंत्री कह दिए आज आधी रात के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट चलने बंद हो जाएंगे। चलन से बंद हो गया। क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था? उस समय आम जनता से सहमति ली गई थी? बिल्कुल नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अगर सरकार कटिबद्ध है तो निर्णय तुरंत। और जन समस्या ऐसे कई हैं बंधुओं, जिनका मैं कितना उल्लेख करूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन 2-3 बातें अंत में मैं ये कहूंगा जरूर कि पार्टियां इस गणतंत्र में राष्ट्रभक्ति कम, कुर्सी भक्ति ज्यादा। एक फिल्म आई थी हिंदी सिनेमा में, शायद उस पद को मैं सही बोल पाऊं ना बोल पाऊं, मगर भाव आप समझ लीजिए। पार्टियां सत्ता सुख के लिए साफ कहती है, दंगे करवा दो बाजार में, पोस्टर चिपका दो दीवार में, ये सब होता है सिर्फ कुर्सी के प्यार में। बोलिए, कुर्सी के प्यार चाहिए? अगर प्यार नहीं चाहिए तो हमारे बिहार राज्य के महामहिम, बिहार राज्य के माननीय सम्मानीय सर्वप्रिय सर्वकालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अभी इनके नेतृत्व में ही केंद्र सरकार टिकी हुई है। ये हमारे सर्वप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये जिधर चाहें उधर ही सरकार बनती है। पार्टियां इनके साथ जो भी लगे, मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि हम सभी इन्हें चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा बिहारियों के धनराशि सहारा इंडिया में फंसे हुए। आज हमारे मुख्यमंत्री
जनहित में अगर यह निर्णय ले लें तो आधी रात से कल से पैसे मिलने से लोगों को शुरू हो जाएंगे। क्या ये जनहित नहीं है? ये देश हित है। सरकारें कह दिए जनहित में काम करेंगे तो फिर क्या? ये देश अहित तो नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सरकार कर देती है, तो इसको सॉर्ट आउट करने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे करके अनगिनत समस्याएं हैं। अंत में मैं कहूंगा यही कि आज के वर्तमान में रावण अधिक है, राम कम है। हम राम का नाम लेते हैं, चाहे हम हो या तुम, दुनिया, लेकिन राम के आदर्शों पर, महापुरुषों के आदर्शों पर हम नहीं चलते हैं। राम जी ने तो कह रखे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर वचन न जाई। हम वचन देते हैं, उसको निभाते हैं क्या? बिल्कुल ही हम उस वचन को नहीं निभाते हैं। और हिंदी सिनेमा में एक गीत भी आई थी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी कौवा मोती खाएगा। तो स्वाभाविक बात है ना कि सरकारें कहती है कि नागरिक और विशेष सब एक है। तो मैं आपको कहता हूं, एक नेता विभिन्न सदन के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। नेता तो एक ही है ना, उन्हें सभी सदनों से वेतन मिल जाती है जी, पेंशन मिलने लगता है जी। आदमी एक, पद एक, कालखंड अलग अलग, लेकिन सभी का मजा। लेकिन एक युवा, एक आम नागरिक आर्मी में नौकरी लिया, रिटायर कर गया, मास्टर बना, मास्टर में छोड़ा, वीडियो बना, वीडियो छोड़ा, आईएएस बना, नौकरी उसने भी तो पकड़ा और रिजाइन किया। सभी का पेंशन दीजिए ना सर। नहीं, उसके लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून। ये किसी एक के साथ समस्या नहीं है बंधु, ये गणतंत्र के 76 साल में समस्याएं जस की तस है। अगर ये समस्याएं दूर होती तो हम ये नहीं कहते कि भारत दुनिया में मजबूत है, हम ये कहते कि भारत सार्वभौम है, भारत में ही विश्व है। धन्यवाद, प्रणाम।